Hey guys, we welcome you all to साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्कबुक के अंदर आज के सेशन में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर। अब ये वाला टॉपिक भी ऐसा है दोस्तों जो आप लोग आपके 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट में पढ़ चुके हैं, एज वेल एज आपके कॉलेज के जो फंडामेंटल सेशंस हुए थे कॉलेज के स्टार्टिंग के, उसके अंदर भी ये कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर आप लोग पढ़ाई कर चुके हो और यही सेम टू सेम चीज हमें इस सब्जेक्ट के अंदर भी प्रिपेयर करनी है। तो इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, ये भी आप लोगों के लिए एक तरह से रिवीजन जैसा ही कंटेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ इस पूरे लेक्चर को ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना, समरी नोट लिखना और इसी के बेस के ऊपर जो एग्जाम्पल हमको दिया है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे टॉपिक का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल मतलब मूड़ीकृत एंड रेवेन्यू मतलब महसूली। तो देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन अकाउंटिंग। अब द डिस्टिंक्शन हैज इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन फॉर मेकिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब कि ये जो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम का जो डिस्टिंक्शन है कि भाई कौन सी आइटम कैपिटल नेचर की है, कौन सी आइटम रेवेन्यू नेचर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस के ऊपर ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट में डिफरेंस आता है। सर, ऐसा डिफरेंस कैसे आता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप समरी नोट में लिख सकते हो कि जो रेवेन्यू नेचर की आइटम है ना, रेवेन्यू आइटम्स वो रिकॉर्ड की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट या तो फिर पी एंड एल अकाउंट, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि जो कैपिटल नेचर की आइटम होती है वो रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट के अंदर। मतलब बैलेंस शीट में हम लोग जितनी भी चीजें रिकॉर्ड करते हैं ना, वो होती है कैपिटल नेचर की। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर आपको कोई आइटम कैपिटल है, ये रेवेन्यू है, उसमें कंफ्यूजन हुआ तो आप गलती से पी एंड एल वाली चीज को बैलेंस शीट में लिख दोगे, बैलेंस शीट वाली चीज को पी एंड एल में या ट्रेडिंग में लिख दोगे, तो क्या होगा, आपका पूरा जो अकाउंटिंग वर्क है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये डिफरेंस दोनों के बीच का ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए यहां पर क्या कहा है कि अलग अलग चीजों को समझना है। पहली हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो देखिए, एक्सपेंडिचर, अभी एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जहां पर हम लोग पेमेंट करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में पेमेंट मेड या इनकर्ड, मतलब पेमेंट हमने पे कर दिया है या पे करना बाकी है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से एक्सपेंडिचर। देखो, उसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर। जो पे कर दिया है वो तो इमीडिएटली कैश पेमेंट हो गया, और जो पेमेंट करना बाकी है लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हुई, बट ये भी अल्टीमेटली तो एक्सपेंडिचर ही है। द एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड विद द व्यू पॉइंट दे वुड गिव बेनिफिट टू द बिजनेस। मतलब हम कोई भी एक्सपेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये खर्चे से आगे चल के बिजनेस में हमको फायदा होगा। The benefit of an expenditure may extend up to one accounting year or more than 1 year. And if the benefit of the expenditure, ये मेन वर्ड है, benefit of expenditure, मैं हाईलाइट कर लेता हूं आपके लिए, अप टू वन अकाउंटिंग पीरियड, देन हम उसको बोलेंगे रेवेन्यू नेचर का। एंड अगर ऐसा है कि यही खर्चा अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता है, देखो यहां पर लिखा है बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, देन उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? ये मेन कीवर्ड्स है जो कि आपको याद रखने हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो मोस्टली एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए या एसेट के ही एडिशन या एक्सटेंशन के लिए होता है। तो ये जो हाईलाइट किए हुए ना, ये पॉइंट आपके लिए मेन है। फिर भी मैं यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें लिख देता हूं ताकि आपको याद रखे। देखो, एक्सपेंडिचर, ये जो मैं समरी नोट लिख रहा हूं ये खास आपको याद रखनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मेन वर्ड्स, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट अप टू 1 ईयर यानी कि लेस देन 1 ईयर। बेनिफिट ऑफ एक्सपेंस फॉर
लेस देन 1 ईयर। ये नॉर्मली असेट के एक्विजिशन के लिए होता है, असेट परचेस और एक्सटेंशन, मतलब उसके अंदर बढ़ावा करने के लिए। जबकि ये डे टू डे ऑपरेशन के लिए होता है, बिजनेस के डे टू डे खर्चों के लिए होता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, नॉट फ्रीक्वेंट, यानी कि नॉट रेगुलर, मतलब कुछ सालों में एक आध बार होता है, जबकि ये फ्रीक्वेंट होता है। फ्रीक्वेंट मतलब रेगुलर, बार बार होगा। बार बार का मतलब एटलीस्ट हर साल एक बार तो होगा ही होगा। और ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, जबकि ये हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ट्रेडिंग या तो फिर पी एंड एल अकाउंट में। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये नोट्स आप खास लिख देना, जो कि आपको याद रहेंगे। अभी इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये जो असेट हम लोग परचेज करते हैं वो सब इसके अंदर आती है, जैसे कि अभी कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, कोई भी, ठीक है, सॉरी, कैपिटल नेचर की असेट हो या कैपिटल नेचर की लायबिलिटी हो, कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन वगैरह, या तो फिर हम लोन लेते हैं फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, जो हम आगे बात करेंगे कि ये जो है ना, ये कैपिटल हमारे लिए रिसीट हो जाएगी। अभी मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जबकि इसके अंदर आएंगे रेगुलर खर्चे लाइक सैलरी, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऑडिट फीस, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो नोट्स है इसको आप लोग लिख दो, तो आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम जो होती है, रेवेन्यू होती है, उसका भी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये रिसिट की बात है, देखो ये रिसिट, रिसिट का मतलब क्या होता है, मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब यहां पर हम लोग इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखो मैं यहां पर इसके लिए नोट्स लिख देता हूं, ठीक है। तो रिसिट्स, मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल मिलना बाकी है, ठीक है। तो ये भी दो कैटेगरी में जाएगा, एक कैपिटल रिसिट और दूसरी रेवेन्यू रिसिट। अभी कैपिटल रिसिट की अगर हम बात करें तो नॉट फ्रीक्वेंट, मतलब बार बार नहीं होती है, मतलब कि कभी कभार होती है। बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। जबकि हम लोग रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो वो बिजनेस के ऑपरेशन रिलेटेड होती है, तो रिसीव्ड रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली, इसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर। ये पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है, एंड इट इज पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर। अभी इसके कुछ एग्जांपल देखें तो कैपिटल रिसीट मतलब जो कभी कभार मिलती है वो, जैसे कि ओनर पैसे देता है बिजनेस के लिए, मतलब कि कैपिटल हो गया। या तो फिर हम बैंक में से लोन लेते हैं, या शेयर इशू करते हैं, या डिबेंचर इशू करके पब्लिक के पास से पैसा लेते हैं, तो ये कभी कभार पैसा मिलता है पर इसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसीट। जबकि इसका ही ऑपोजिट पार्ट, इसकी अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट में क्या होता है कि ये बिजनेस में रेगुलरली मिलता है, मतलब हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, मतलब साल में कम से कम एक बार। इसका बेनिफिट एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए मिलता है,
ये पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। याद करो हमारी जितनी भी इनकम होती है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, ये सब, या इवन सेल होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग या पी एंड एल दोनों एक ही देखा जाता है। और ये हमारे बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी में से होने वाली इनकम होती है। लाइक प्रोविजन स्टोर है तो गुड्स बेच के, कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो बच्चों को पढ़ा के फीस के फॉर्म में, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट होती है जो कि पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के फंडामेंटल्स अच्छे से याद आ गए होंगे। याद आ गए होंगे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लोग ये चीजें ऑलरेडी आप आगे 2 बार पढ़ाई कर चुके हो, एक अपने 11th स्टैंडर्ड में और दूसरे कॉलेज के इनिशियल ईयर में। तो ये स्टार्टिंग में ऑलरेडी कॉलेज में भी आप सेम चीजें पढ़ चुके हो और उस वो भी एग्जाम में आ चुका है। अब ये हमारा फिर से रिवीजन हुआ, ऐसा ही समझो, एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सिलेबस। अब दोस्तों यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहां पर एग्जाम्पल में अपने को क्या बोला हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेटिंग द रीजन फॉर ईच केस। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा। तो सम ऑफ 3000 वाज पेड एज अ कॉम्पेंसेशन टू 2 एम्प्लॉइज हु वर रिट्रेंच। जो एम्प्लॉय को छोड़ दिया है, रिट्रेंच किया, निकाल दिया, उनको कॉम्पेंसेशन के लिए। अब ये एक तरह से बिजनेस के लिए लीगल एक्सपेंस भी होता है। याद रखना कि बिजनेस के लिए जो लीगल खर्चा होता है ना वो रेवेन्यू नेचर का होता है और ये बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर एम्प्लॉय को हम निकाल देते हैं तो उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। हाँ, कोई ये सोच सकता है कि सर एम्प्लॉय को निकालने का काम बार बार थोड़ी होता है, पर वो एक एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, एक बिजनेस है तो उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो ये इनका एक रेगुलर प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वन, सम ऑफ ₹500 पेड इन कनेक्शन विथ कैरेज ऑन परचेस ऑफ गुड्स। अब देखो गुड्स खरीदते वक्त जो भी खर्चा हुआ ये बिजनेस का खरीदी का खर्चा है, रेगुलर पार्ट है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। हाँ, असेट खरीदते वक्त अगर कैरेज का खर्चा हुआ होता, ध्यान रखना, असेट खरीदते वक्त कैरेज का खर्चा हुआ होता तो वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो मैंने ऑलरेडी आगे पढ़ाया है, जिसका वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो साहस एप्लीकेशन से पहले ही देख लो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि असेट परचेज करते वक्त जो खर्चा होता है वो असेट की प्राइस में ऐड होता है, यानी कि कैपिटलाइज्ड होता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। ये गुड्स के रिलेटेड था। नाउ देखो इसी के अंदर ये चीज आ गई, ₹1000 पेड फॉर कस्टम ड्यूटी ऑन ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड 500 पेड ऑन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। देखो ये दोनों चीजें अलग अलग है दोस्तों। पहले यहां तक की बात करते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी पे की है मशीन को परचेस करने के लिए, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, बिकॉज असेट एक्वायर करते वक्त जो खर्चा होता है वो असेट की प्राइस में ऐड किया जाता है। देखो मैं रीजन भी बता रहा हूं, बेस्ड ऑन कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जबकि यहां पर जो कहा है वो 5000 पेड फॉर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो ये आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए उसके बाद फोर्थ नंबर, अ पेट्रोल ड्रिवन इंजन ऑफ पैसेंजर बस वाज रिप्लेस्ड विद द डीजल इंजन। अब देखो यहां पर इंजन के अंदर फंडामेंटल चेंज किए ताकि असेट की कैपेसिटी बढ़े, असेट की कैपेसिटी बढ़े या असेट की वैल्यू बढ़े, इसके लिए जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। अमाउंट जो भी हो, भले अमाउंट ना दी हो, तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, असेट की कैपेसिटी या असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये रीजन मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, a sum of 30,000 spent extended by a large factory for overhauling its entire machinery with resulting in 3 years, adding 3 years to its working life। मतलब कोई भी खर्चा जिससे कि असेट की लाइफ, असेट की वैल्यू या असेट की कैपेसिटी बढ़ जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। याद रखना, मैं यहां पर नोट लिख देता हूं, नोट, expense which increase
वैल्यू, कैपेसिटी और लाइफ ऑफ असेट, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। हाँ, अगर कोई खर्चा ऐसा है जो एसेट की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए होता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग या सर्विसेज करवाते हैं हम हमारे एसेट की। फॉर एग्जांपल आपने अपने बाइक या एक्टिवा का सर्विस करवाया तो उसके लिए जो खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, उससे आपकी बाइक जो है वो धूम नहीं बन जाएगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। बट वहीं पर आपकी बाइक के अंदर आपने वो धूम 1 में जो जॉन एब्राहम की बाइक में वो सिलेंडर लगाया हुआ था कि एक बटन दबाने से वो बाइक जो 150-200 की स्पीड पर भागती है वो सीधा 350-400 की स्पीड पर भागने लगे, तो वो सिलेंडर से क्या हो गया, असेट की कैपेसिटी बढ़ गई, बाइक की कैपेसिटी बढ़ गई, तो वो सिलेंडर का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चलो, लीगल एक्सपेंस इनकर्ड टू रेज अ लोन, तो जो लीगल एक्सपेंस होते हैं वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। यहां पर ये भी लॉजिक चल सकता है कि लोन लेने के लिए स्पेसिफिक ये लीगल एक्सपेंस किया है तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंस भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि लोन लेने का काम हमारा रेगुलर नहीं होता है। देन नेक्स्ट वन, 5,000 पेड फॉर ब्रोकरेज एंड स्टैंप ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हो या असेट हो दोनों का मतलब एक ही हुआ, और वो खरीदते वक्त जो भी खर्चा होता है वो कैपिटलाइज्ड माना जाता है, मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर होगा। देन अ ट्रक कॉस्टिंग 10 lakh 1 lakh स्टैंडिंग इन द बुक्स एट रुपीज 60,000 वॉज सोल्ड एट 70,000। देखो 1 लाख रुपीज की जो हमारी ट्रक थी जो बुक में 60,000 से दिख रही है, मतलब ऑब्वियस है कि उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा अभी तक, तो 60,000 की वैल्यू दिख रही है और उसको हमने बाद में, और वो 60,000 की बुक वैल्यू वाला 70,000 में बेचा तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट रेगुलर नहीं होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 40,000 जो है 1 लाख कॉस्ट प्राइस माइनस बुक वैल्यू 60,000, तो जो 40,000 होगा वो ऑब्वियस है कि डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा, और जो डेप्रीसिएशन होता है दोस्तों वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और यहां पर जो 60,000 की बुक वैल्यू वाला 70,000 रुपीज में बेचा, सेल प्राइस 70,000, उसको बेचा मतलब उसकी बुक वैल्यू थी 60,000 की, तो 10,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, तो ये हो गया कैपिटल रिसिट, क्योंकि ये हमारे लिए फायदा है। 60,000 का 70,000 मिला तो 10,000 रुपए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, परचेस एग्रीकल्चरल लैंड फॉर द मिल फॉर रुपीज 60,000 एंड 500 पेड फॉर द लैंड रेवेन्यू, तो दोनों ही असेट खरीदा है और असेट खरीदने के पीछे का लैंड रेवेन्यू का खर्चा है, तो ये होगा हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड 70,000 स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग। अब रेलवे साइड बनाने के लिए मतलब रेलवे साइड का कंस्ट्रक्शन, कि हम लोग असेट कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, असेट कंस्ट्रक्शन, तो असेट कंस्ट्रक्शन के पीछे जो भी खर्चा होता है वो भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो यहां पर हमारा ये कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स और उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये वाला सेशन तो आपने देखा, बट इस सब्जेक्ट के बाकी के सारे सेशंस और सभी सब्जेक्ट के सारे सेशंस हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स जो है जो कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन लेना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में और साहस एप्लीकेशन थ्रू बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन बहुत ही नॉमिनल फीस पर प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सके। तो आप और आपके सारे के सारे दोस्त इसका बेनिफिट जरूर से लीजिए और अपने लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सर साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।